किया गया था उसको वापस कर लिया गया। बाकी एचआर मैनुअल पढ़ने के बाद मुझे ये भी समझ में आया कि अब हम लोगों को क्लस्टर लेवल वर्कर्स को रखने की जरूरत है और उन्हीं को रखना चाहिए। ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऐसा कोई ज्यादा जरूरत या स्कोप मुझे दिख नहीं रहा था ये पढ़ने के बाद। तो क्लस्टर लेवल जो पोस्ट है उनको हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा था कि एचआर पॉलिसी जो 12वीं गवर्निंग बोर्ड में अप्रूव हुआ था उसको अडॉप्ट किया जाए। इससे मैं सहमत हूं, मैंने ये पढ़ लिया है और इसको बिल्कुल अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरा इश्यू है कि 7% जो इंक्रीमेंट है 12th जीबी की मीटिंग में वो सबको दिया जाए। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि 7% का इंक्रीमेंट का जो प्रपोजल रखा गया था वो जीबी ने क्या कहा, जीबी ने ये कहा कि थीमेटिक एक्सपर्ट के लिए करेंगे, बाकी थर्ड श्रेणी के लोगों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कैच क्या है, ठीक उसी के पहले जो एजेंडा पॉइंट है उस एजेंडा पॉइंट में क्या प्रोविजन था और क्या अप्रूवल है। वो एजेंडा पॉइंट ये था कि थीमेटिक एक्सपर्ट, बीएमएम ये सब एक ही काम करते हैं, नॉमेनक्लेचर एक कर दिया जाए। तो सारे लोग अब बीएमएम कहलाते हैं या डीएमएम कहलाते हैं। उसके बाद अगले एजेंडा में ये डिसीजन होना ये गलत था। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये कंसीड करता हूँ कि 7.5% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सभी स्टाफ को दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट लेवल और कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी लोग हैं। क्योंकि जो आपका ये एचआर मैनुअल है इसमें ये 10% से लेकर 15% तक का एडमिसिबल है। तो एक 7% आपने रीजनेबली फिक्स किया हुआ है, बीच का है, मतलब ये एवरेज है। तो ये हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सभी के इसमें। अलायंसेस, ट्रेवल, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, एजुकेशन, ये मैंने देखा इसमें आपके जो एचआर पॉलिसी है इसमें लैपटॉप का, ट्रेवल का अलायंस तो एज पर एक्चुअल्स है वो मीट किया जाएगा। डीए के लिए जो है कि अगर आप गांव में जाके रह रहे हैं तो एडमिसिबल हो जाता है, वो भी मीट किया जाएगा, वो दिया जाएगा। बाकी जो मेडिकल क्लेम है वो पे किया जाएगा। एक्सीडेंट क्लेम के लिए और मेडिकल के लिए, मेडिक्लेम और डेथ के केसेस में एक्सीडेंट के लिए, ये हम लोग अभी शुरू करते हैं इसको और इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। जो 7.5 लाख और 5 लाख का अमाउंट एचआर मैनुअल में दिया हुआ है उसके हिसाब से इस पे कार्रवाई करते हुए ये व्यवस्था बनाई जाएगी। और काफी अच्छा जो मैं देख रहा था एचआर मैनुअल में, इन सभी पॉइंट्स पे बहुत अच्छे प्रोविजन है और उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आईसीटी की जरूरत है, जिसके बारे में भी एचआर मैनुअल में लिखा है कि एक आईसीटी होगा। तो मैंने अभी आपके जो स्टेट लेवल एचआर का काम देखते हैं उनको बताया है और मेरी बात भी हुई है जो एचआर के लिए चुनी गई है एजेंसी, उनके पास वो आईसीटी बना हुआ है, हम लोगों को ये फिट कर देना है। और मेरे ख्याल से ये हम लोग जनवरी से शुरू कर सकते हैं, जनवरी 2022 से इसको शुरू कर सकते हैं। ईपीएफ बेनिफिट ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये तो सबको मिलता होगा, नहीं मिल रहा है तो जरूर मिलना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बात अगली है ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाने के लिए और उसको लागू करने के लिए। इसमें जो एचआर मैनुअल है वो ये कहता है कि एसआरएलएम अपने नीड के हिसाब से ट्रांसफर कर सकती है, सोच सकती है। मेरा जो अपना अनुभव है, लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के और सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉयज को मैं डील करता हूँ, ग्राम विकास, पंचायत और रेवेन्यू मिलाकर। मेरा जो अपना अनुभव ये है कि ट्रांसफर इस तरह के स्टाफ के लिए एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, वो दुधारी तलवार की तरह होता है। आप जहां रहना चाहते हैं उससे ठीक उल्टी जगह आप पोस्ट कर दे जाएंगे। आप मेरठ में हैं तो सीधा आप बलिया पोस्ट कर दे जाएंगे, बहराइच में है तो आप सीधा मुजफ्फरनगर पोस्ट कर दे जाएंगे और उसके बाद फिर आप लखनऊ का चक्कर लगाते रहेंगे। ये एक दुधारी तलवार है, इसीलिए ट्रांसफर एज ए पॉलिसी हम लोग नहीं अडॉप्ट करेंगे। विद इन डिस्ट्रिक्ट डीएम्स को ऑथराइज किया जाएगा कि अगर वो जिले के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो करें। लेकिन हमारे पास कई जगह से ऐसी बातें आई थी, ऐसा लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया है कि हम घर से बहुत दूर हो गए। कुछ लोग मुझसे ऐसे भी मिले थे जो राजस्थान के
उनका रिक्वेस्ट था कि हमें आगरा के आसपास कहीं पोस्ट कर दिया जाए। इस तरह का रिक्वेस्ट बहुत जेन्युइन है और सामान्य है। और वैसे भी 30,000 40,000 अगर सैलरी मिल रही है तो घर के पास होना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में हम लोग एक बार इसको ओपन करेंगे और आपका हम लोग जो भी आपका रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करेंगे ट्रांसफर के संबंध में। आप जहां चाहते हैं, अगर अपने जिले में चाहते हैं, जिले के बगल में चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट हम आपसे लेंगे इलेक्शन के बाद और उसको कंसिडर करेंगे और एक बार इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन जनरल एज ए रूल आपका पोस्ट नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा। विद इन डिस्ट्रिक्ट डीएम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके हित में भी है और ये कार्यक्रम के हित में भी है। अदरवाइज कोई भी बीएमएम एक जगह पे 1 साल 2 साल 3 साल रह नहीं पाएगा और कोई इस तरह का एसोसिएशन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ बना नहीं पाएगा। ये एसआरएलएम का काम एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लोगों को कन्विंस करना, इवॉल्व करना, और ये जब तक एक अच्छी कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी ये कभी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। और अगर हम लोग ट्रांसफर एज ए जनरल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो जो मेरा अनुभव है हर साल 70-80% लोग इधर उधर कर दिए जाएंगे और फिर सिफारिश और ये करने के बाद फिर वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एज ए जनरल रूल नहीं लिया जाएगा इसको। अगला पॉइंट था पॉलिसी ऑन टर्मिनेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। जहां तक मेरा मानना है कि गवर्नमेंट में टर्मिनेशन के पहले एक अपॉर्चुनिटी सुनने की जरूरत दी जाती है और दी जानी चाहिए, और उससे टर्मिनेशन के जो कॉज हैं, खास करके आप जैसे लोगों के जो पोस्ट है उसके ऊपर, वो बेसिकली नॉन परफॉर्मेंस हो सकता है, करप्शन हो सकता है, मॉरल टर्पिट्यूड हो सकता है। अब रायबरेली से हम लोगों को कुछ शिकायत मिली थी बीएमएम की कि वो कुछ एसएचजी से ही पैसा ले रहे हैं, तो उनको भी टर्मिनेट करने का ऑर्डर किया गया। तो अगर ये 3 इशू कहीं आते हैं, नॉन परफॉर्मेंस, करप्शन और मॉरल टर्पिट्यूड, तो इसमें बहुत ज्यादा सुनवाई की बात नहीं बनती है। लेकिन फिर भी एज ए जनरल पॉलिसी किसी को टर्मिनेट करने के पहले उनकी बात सुनी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनको मौका मिलेगा। अगला आपका पॉइंट था 25 लाख रुपए डेथ के केस में देने के लिए। अब वो हम लोग देखते हैं, अभी मैं आपकी जो एचआर देखती हैं उनसे, उनके थ्रू जो इस तरह के इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनको हम लोग कांटेक्ट करते हैं। आपके प्रोविजन में जो एचआर पॉलिसी है उसमें ये 7.5 लाख है, बट हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है अगर वो 25 लाख तक का भी रीजनेबल कॉस्ट में अगर हम लोग बाई कर सकते हैं इंश्योरेंस, तो आई एम ऑल फॉर इट। अगला पॉइंट था जॉब, एक डिसीज्ड आदमी को परिवार से मिले। कोविड में हम लोगों ने ये किया है, एपीओस को रोजगार से नरेगा में दिया गया, कई जगह दिया गया, जबकि ये मृतक आश्रित को नौकरी देने का काम गवर्नमेंट में होता है, बट ये डिफरेंट है उससे, ये अलग है, काफी हद तक अलग है। 4 लोगों को यहाँ भी मिला। तो यहाँ अगर आप जिनके यहाँ डेथ होता है, अगर उनकी फैमिली में कोई वो क्वालिफिकेशन मीट करता है और उस स्टेटस का है, तो हम लोग उनको प्रेफर करेंगे अपने यहाँ रखने के लिए। ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। एक और पॉइंट आपका है कि 26 जनवरी के बाद कोई एक्शन न लिया जाए, एक्शन लिया गया तो रिवोक किया जाए। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि 26 जनवरी के बाद क्या एक्शन हुआ है, कौन टर्मिनेट हुआ है। एक जगह और सामने में एक जगह हमने डीसी को थप्पड़ मारा। नहीं, डीसी को थप्पड़ मारा तो उसमें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उसका 26 जनवरी से क्या ताल्लुक है? वही इससे उसका संबंध नहीं है। डीएम ने तुरंत उससे फोन से बात की और कहा नहीं ठीक है, बट 26 जनवरी से आई थॉट कि वो कार बहिष्कार से जुड़ा है, इस तरह की कोई बात है। तो अगर ऐसा कुछ है तो विल रिकंसिडर, बट अगर किसी ने डीएमएम को थप्पड़ मार दिया और उसके डीएम के कहने के बाद केवल एक मामला है, एमडी ने टर्मिनेट कर दिया, तो वो तो बिल्कुल जायज टर्मिनेशन है। जैसा मैंने कहा था, ये मॉरल टर्पिट्यूड में आता है, इसीलिए वो उस पर कोई विचार नहीं होगा। एक आखिरी पॉइंट आपका है कि एम्प्लॉइज को डायरेक्टली इंगेज किया जाए, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ना इंगेज किया जाए। ये राज्य सरकार की, एनआरएलएम की और यूपीएसआरएलएम की डिफाइंड पॉलिसी है कि ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही एम्प्लॉइज रखे जाएंगे, इसलिए हम लोग इसमें कोई चेंज या परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात नहीं मानी जा सकती है। जो लोग हैं
वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही रहेंगे। अगर उनको नौकरी पसंद है तो वो रह सकते हैं, नहीं तो फिर ये उनकी स्वतंत्र चॉइस है। बट इसमें चूंकि ये सिर्फ SRLM का मामला नहीं है, ये इसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं। आज की तारीख में 13-14 लाख एम्प्लॉइज यूपी गवर्नमेंट के पास इस तरह के हैं, इसीलिए इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही रहेंगे। ये बातें थी जो आपके मांग व्हाट्सएप पे दिखे उसके हिसाब से था। मैं ये जो बातें आपसे कही हैं ये मैं साइन करके और यूपीएसआरएलएम को दे देता हूं अभी। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी डीसी से और सभी जो भी डीएमएम और बीएमएम है, क्योंकि स्टेट लेवल तो मैं देख रहा हूँ सारे लोग यहाँ पे हैं, तो दे आर ऑल वर्किंग, दिस इज आवर प्रिजम्पशन। तो कल 12 बजे तक वी विल टेक ए रिपोर्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और ये एचआर जो देखते हैं यहाँ पे वो कंपाइल करके देंगे। कल 12:30 बजे तक सभी लोग नॉर्मल काम पे वापस होने चाहिए, अदरवाइज उसके बाद एक्शन होगा और गंभीर एक्शन होगा। मेरे ख्याल से आपकी जो भी बातें थी और हम लोग जो भी पूरा कर सकते थे उस पे हम लोगों ने आपको अपना कमिटमेंट दिया है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है यूपीएसआरएलएम का, बहुत अच्छा आप लोगों ने मेहनत भी किया है। इसीलिए ऐसे वक्त पे, ऐसे क्रिटिकल क्रूशियल वक्त पे, जब सब लोग चाहते हैं कि कहीं कोई हंगामा न हो, कहीं कोई डिसरप्शन न हो, सारी चीजें सामान्य तरीके से चले जब तक चुनाव हो, उस बीच में आप लोगों ने ये अपना जो कार्य बहिष्कार किया वो सही नहीं है। अगर आप लोग इस चीज को आकर मिलकर बता सकते थे तो ये इसकी नौबत नहीं आती, यहाँ तक बातें नहीं आती। जो बातें मैंने आज कमिट की वो डे 1 अगर आप मिलते तब भी हम लोग ये बात आपको कमिट करते। अब इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूंगा, इस रिक्वेस्ट, इस अनुरोध और इस आह्वान के साथ कि कल 12 बजे के बाद ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए जो कि काम पे न हो। थैंक यू।